इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट हो चुका है और सीज फायर के अनाउंसमेंट के साथ ही वहां के पीएम शहबाज शरीफ ने जंग में जीत का भी ऐलान कर दिया। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह। वहाँ के लोग पटाखे फोड़ने लगे, क्रिकेटर्स रैली निकालने लगे और वहाँ की भोली जनता ने सच में इस सीज फायर को एक जीत की तरह मान लिया है। लगता है 80 साल के इंसेस्ट के कल्चर से वो लोग इतने मेंटली रिटार्ड हो चुके हैं कि उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो गया है। पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत कैसे इस जंग को जीत चुका है, लेकिन फिर भी भारतीय होते हुए भी हमें इस जीत का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? कई लोगों को ये जीत हार की तरह क्यों लग रही है? ये सीज फायर अचानक से क्यों हुआ? वो यूएसए जो 2 दिन पहले तक कह रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बीच में हमें नहीं पड़ना है, वो अचानक से मीडिएशन करा के सीज फायर क्यों कराता है? और क्या सच में ट्रंप ने मोदी जी को ट्रेड ऑफर दिया था और उसके लालच में आके मोदी जी ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया है? पाकिस्तान का एक टेररिस्ट स्टेट की तरह एक्सपोज होने के बाद भी आईएमएफ ने उसकी फंडिंग क्यों नहीं रोकी? और क्या सच में इस सीज फायर के बाद कश्मीर का मुद्दा जो एक बायलैटरल मुद्दा था, क्या वो अब एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है? आपके इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जीत आखिर हमें जीत की तरह लग क्यों नहीं रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अपनी मीडिया। 8 तारीख को जो इंडियन मीडिया ने एक नया लो टच किया है ना फेक न्यूज फैलाने का, वो शायद ही किसी और देश में आपको देखने को मिलेगा। हमने इस्लामाबाद जीत लिया है, हमने कराची पे हमला कर दिया है, एलओसी में हमारी सेना अंदर जाके घुस गई है, फिदाइन हमला हो गया है, उसका बदला लिया जा रहा है। इतना फेक न्यूज फैलाया गया उस रात, इतना फेक न्यूज फैलाया गया, पूरा देश उस रात सोया नहीं। पूरे लोग पंप अप हो गए थे कि अब कुछ होने वाला है। और अगले दिन जब हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सारा फेक न्यूज है, तो एक बहुत बड़ी निराशा की भावना पूरे देश में फैल गई थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि आखिर अब भरोसा किस पे करें। इसी कारण से हमें ये जीत नहीं लग रही है, क्योंकि इंडियन मीडिया ने तो हमें ये बता दिया था कि इस्लामाबाद पे हमारा कब्जा हो गया है, और जब हमें ये पता चल रहा है कि इस्लामाबाद पे कब्जा नहीं हुआ है, तो हमें लग रहा है कि हम जीत नहीं पाए। इसका एक और एग्जाम्पल हम आज की सरकार की भी देख सकते हैं। आज एनडीए की सरकार है, मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन फिर भी जब ये सरकार बनी थी तो पूरा एनडीए का गुट ऐसा उदास था, उनको ऐसा लग रहा था मानो वो हार गए। और कांग्रेस का गुट इतना ज्यादा खुश था, ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव जीत गए हैं, राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो 400 पार का नारा था, जो वो हाइप बना दी गई थी, वैसा कुछ अचीव नहीं हुआ। और जब हम लोग उस लेवल का एक टारगेट रख लेते हैं और वो चीज जब अचीव नहीं होती, जो हमारा मेन गोल था वो तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन फिर भी जो हाइप हमने इतनी ज्यादा बना दी थी, उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि हम कुछ अचीव नहीं कर पाए। तो ये जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी वाला जो एक कंपैरिजन हो जा रहा है ना, उसके कारण हमें जीत की तरह नहीं लग रही है। तो सवाल अब भी यही है कि क्या हम जीते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जीते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो इसका जवाब आपको इंडियन आर्मी द्वारा की गई पहली प्रेस रिलीज और पहली प्रेस ब्रीफिंग में ही मिल जाएगा। हमने पहले इंटरेक्शन से ही ये चीज क्लियर कर दी थी कि हमारा मेन गोल वहां के टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट करना है। हमने वहां पे साफ साफ बता दिया था कि हमने किसी भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी हमला नहीं किया है और हम एस्केलेशन भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी होता है तो हम उसका जवाब देने से भी नहीं चूकेंगे। तो हमारा मेन गोल तो पहले से क्लियर ही था। तो क्या हमने वो गोल अचीव किया? क्या हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को चोट पहुंचाई? तो इसका जवाब है हाँ, पहुंचाई। हमने 100 से भी ज्यादा टेररिस्ट मारे, 9 से भी ज्यादा टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, और इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ किया है। हमने मेन गोल तो अचीव किया ही, लेकिन उसके अलावा भी हमने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि हमने अपना मेन गोल और मेन टारगेट 100% अचीव किया है। ऑस्ट्रियन वॉर एनालिस्ट टिम कूपर ने भी ये कहा है कि एक क्लियर कट विक्ट्री है इंडिया के लिए। वो तो ये भी कहते हैं कि 6 और 7 तारीख की रात को जो हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया था, उनके अनुसार उसी रात हमें वहां के डिफेंस इक्विपमेंट्स पे हमला करना चाहिए था और उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को खत्म कर देना चाहिए था, और उसकी अगली रात हमें टेररिस्ट पे हमला करना चाहिए था। टिम कूपर ये कहते हैं कि ये शायद हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ गलती हो गई, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि इंडिया ने बहुत जल्दी कोर्स करेक्शन किया। जब पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमला हुआ तो हमने सबसे पहले 7 और 8 तारीख की रात को वहां के डिफेंस इक्विपमेंट्स पे हमला किया और उनके रडार्स को निशाना बनाया। What is even more important, there was a failure somewhere at the top, political top in India and military top, because decision was taken to strike just the terrorist camps instead of first disabling Pakistani capability to defend itself. But then we have seen how New Delhi has reacted very quickly to Pakistani retaliation, and already on 8th of May India launched an all-out UAV strike on Pakistani air defenses. This was what it should have done first. और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट्स पे कितना ज्यादा रिलाई करता है, तो जब हमने पहली बार टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया था, उसी टाइम चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोज हो गए थे पूरी दुनिया के सामने। और उसकी अगली रात जब हमने रडार्स पे हमला किया, उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, तो चाइनीज इक्विपमेंट्स का पूरी दुनिया के सामने मजाक बना। पहली बार में तो ये भी वो बहाना बना सकते थे कि हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स का स्विच ऑन करना हम भूल गए थे, हम रेडी नहीं थे, हमला अचानक से हुआ। लेकिन जब दूसरी बार हमने हमला किया तो उनके पास कोई बहाना
नहीं था। और उससे ये चीज भी साबित हो गई थी कि इंडिया के मिसाइल्स और इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। और जब चाइना को ये रियलाइज हुआ कि पूरी दुनिया उस पर हंस रही है, तो यहाँ से शुरू होता है मीडिया मैनेजमेंट का खेल। और चाइना मीडिया इतनी अच्छी तरीके से मैनेज करता है जिससे हमें ये भी पता चलता है कि चाइना मीडिया मैनेजमेंट और नैरेटिव वॉरफेयर में हमसे कितना आगे है। तो चलिए हम देखते हैं कि चाइना कैसे पाकिस्तान को नैरेटिव वॉर में जीतने में हेल्प करता है। सबसे पहले 8 तारीख को पाकिस्तानी ये क्लेम करने लगते हैं कि उन्होंने 5 राफेल गिरा दिए हैं। और फिर रियूटर्स में भी ये खबर छप जाती है कि यूएस ऑफिशियल्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने 5 राफेल गिरा दिए हैं। कौन थे वो यूएस ऑफिशियल्स, उनको कैसे पता चला, उनके पास क्या सबूत है, इसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन फिर भी रियूटर्स ने रिपोर्ट छापी और रियूटर्स को कोट करते हुए काफी सारे और मीडिया हाउसेस ने भी इस खबर को छापा। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर से जब इंटरनेशनल न्यूज मीडिया में ये पूछा जा रहा था कि आपने 5 राफेल जेट जो गिराए हैं उसका क्या सबूत है आपके पास, तो वो शांति से ये कह दे रहे इसका सबूत तो सोशल मीडिया पे है, इंडिया के सोशल मीडिया पे इसका सबूत। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. और ये बात जब हम लोग किसी देश के डिफेंस मिनिस्टर से सुनते हैं तो ये जरूर बहुत हास्यास्पद लगता है, लेकिन फिर भी रियूटर्स ने बिना किसी सबूत के इस रिपोर्ट को छाप दिया। और अगर इस न्यूज का और भी फैक्ट चेक करें तो इसमें जो राइटर्स हैं 2, सईद शाह और इदरीस अली, जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, उसमें से सईद शाह ने तो सिर्फ 3 आर्टिकल्स लिखे हैं और वो भी सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट पे। इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान के इस क्लेम में कोई भी दम नहीं था और ये बिल्कुल एक नैरेटिव वॉरफेयर को जीतने के लिए ये आर्टिकल छपवाया गया। न आर्टिकल में कोई ऐसा सोर्स, न सबूत, ना ही जो राइटर्स हैं वो इतने क्रेडिबल लग रहे हैं। और फिर बात यहीं पे भी नहीं रुकती है। हम लोग देखते हैं कि सीएनएन में भी एक आर्टिकल छपता है जहां पे सीएनएन ये क्लेम करता है कि एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल सीएनएन से बात करता है और बताता है कि कम से कम 1 राफेल तो गिरा है शायद। कौन था वो फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर, पता नहीं। किस पोस्ट में काम करता था वो इंटेलिजेंस ऑफिस में, पता नहीं। क्या पता वो वहां पे पोछा लगाता हो। और इसके भी ऊपर से कोई फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर किसी अमेरिकन मीडिया आउटलेट को क्यों बताएगा कि 1 राफेल डाउन हो गया है, और अपने ही देश में प्रोड्यूस्ड जेट का क्यों वो बदनामी करेगा पूरी दुनिया के सामने। तो अगर आप इन डॉट्स को भी कनेक्ट करते हैं तो आप ये पता कर पाएंगे कि ये फेक न्यूज फैलाई गई है और इसमें चाइना ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया है। फिर आप ये भी सोचेंगे कि भाई अमेरिकन मीडिया क्यों चाइनीज पैसों पे ये खबर पोस्ट करने के लिए राजी हो जाएंगी। तो बात यहाँ पे सिर्फ चाइनीज पैसों की नहीं है या फिर पैसों के लालच की नहीं है। बात ये भी है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान के पास अमेरिकन मेड F-16 जेट्स हैं और इंडिया जो भी इक्विपमेंट्स यूज करता है वो जेट्स यूज करता है राफेल, सुखोई, जो फ्रेंच है, रशियन है। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वो रशियन है। जो हमारा मिसाइल है ब्रह्मोस वो इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन में बना है। तो जाहिर सी बात है अगर अमेरिकन मीडिया हमारी विक्ट्री दिखाएगा, अगर अमेरिकन मीडिया ये दिखाएगा कि हमारे हथियारों ने, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट से पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं रशियन इक्विपमेंट्स और फ्रेंच इक्विपमेंट्स की मार्केटिंग होगी। और अमेरिका अभी अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहता है। यही कारण है कि उन्होंने उस देश के नैरेटिव को आगे बढ़ाने का चुना जो उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, ताकि दुनिया में उनकी डिफेंस इक्विपमेंट्स की ज्यादा तारीफ हो। और फ्रेंच और रशियन ये जो भी कॉम्पिटिशन है उनके, इन सारे देशों के डिफेंस इक्विपमेंट्स की मार्केट में वैल्यू कम हो जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्स पर कई सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स एक्टिव हो जाते हैं। मेरी टाइमलाइन तो भैया उनसे भर गई थी बहुत ज्यादा। और फिर हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे फॉरेन अकाउंट्स एक्टिव हो जाते हैं जो अपने आप को एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरह दिखाते हैं और वो बिल्कुल ये क्लेम करते हैं कि चाइनीज F-17 थंडर ने राफेल उड़ा दिए, ये कर दिया, डिफेंस इक्विपमेंट्स उड़ा दिए, सुखोई उड़ा दिया, S-400 उड़ा दिया। ये सारे झूठे क्लेम्स वो कर रहे थे अकाउंट्स। और फिर मैंने ये भी देखा कि उन अकाउंट से टिकटॉक के वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे हैं। टिकटॉक तो इंडिया में बैंड है, लेकिन वो अकाउंट्स जो है वो एक्स पर उन टिकटॉक वीडियोस को फैला रहे थे, जिसमें वो दिखा रहे थे कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है। ये लोग बिल्कुल हिटलर के मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह काम कर रहे थे, जहां पे ये नियम था कि किसी झूठ को इतना बड़ा बनाओ और उसको इतनी बार रिपीट करो कि लोगों को लगने लगे कि इसमें कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। और यही हो रहा था। कई लोग इस प्रोपेगेंडा में फंस भी रहे थे और कई लोग इंडियन आर्मी से भी सवाल पूछ रहे थे कि भाई तुम बताओ कि कितने राफेल हमारे खराब हुए हैं। तो इस पर इंडियन आर्मी से ये सवाल भी पूछा गया, जहां पर हमारे एयर मार्शल A.K. भारती जी ने ये भी बोला है कि अभी हम लोग कोई भी ऐसा डेटा रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि इससे दुश्मन को कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल एडवांटेज ही मिलता है। लेकिन मेन मुद्दा ये था कि हमारे सारे पायलट सेफ हैं। और ये जरूरी भी है कि अगर हमारे 5 राफेल मान लो उन्होंने उड़ा भी दिए तो जान के क्या कर लोगे तुम। हाँ, हमारे तरफ से कोई भी शहादत नहीं हुई, हमारे तरफ से कोई भी एयरफोर्स का कोई भी घायल नहीं हुआ, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये जो भी नैरेटिव वॉरफेयर में जहां पे हम पीछे रह गए, उससे एक बात तो क्लियर है कि हमें अभी अपने नैरेटिव गेम में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां पे हमें जरूरत हो तो हमें भी ऐसे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जो हमारा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे फैलाएं। और हमें एक इंटरनेशनल न्यूज मीडिया आउटलेट की जरूरत है, जैसे BBC है, अल जजीरा है। वैसे ही हमें भी अपना एक इंटरनेशनल न्यूज मीडिया आउटलेट बनाना होगा जो कि इंडियन नैरेटिव को दुनिया के सामने रखे। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, चाइना ने तो हेल्प की ही पाकिस्तानियों को फेक न्यूज फैलाने में, नैरेटिव वॉरफेयर करने में, मीडिया के थ्रू हेल्प की। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी इतनी ज्यादा गई गुजरी है कि उन्होंने भी फेक न्यूज का सहारा लिया है।
सबसे पहले तो पाकिस्तान के पीएम ने ये झूठ फैलाया कि उन्होंने 5 रफाल मार गिराए हैं। दिन रात मुशावरत की उन्होंने और प्लानिंग की। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। फिर पाकिस्तान का डेप्यूटी एयर चीफ बड़े टशन में आकर बोलता है कि स्कोर 6-0 है। PAF वर्सेस IF 6-0। और सबूत में पाकिस्तानी क्या दिखाते हैं? इंडियन मीडिया के कटे हुए क्लिप्स, वीडियो गेम की फुटेजेस, नकली व्हाट्सएप चैट्स, वीडियो गेम के फुटेजेस और फोटोशॉप किए हुए कुछ इमेजेस। और इन चर्चा से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे अच्छी एडिटिंग हमारे यहाँ के लौंडे MS पेंट में कर देते हैं। फिर वहां का औरंगजेब कहता है कि उन्होंने हमारे उधमपुर एयरबेस में रखे S-400 को तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तानी लड़कियां इस पे खूब सिंप कर रही हैं, तो उनको मैं ये दिखा देना चाहता हूँ कि देखो तुम्हारा ये औरंगजेब क्या कह रहा है। Attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी। औरंगजेब भी लाइक इन जाहिलों को अंग्रेजी क्या ही समझ में आती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देता हूँ, कूल लगूंगा। औरंगजेब तो ये भी कहता है कि उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ही खतरनाक है और वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी खत्म कर सकते हैं। ये देखो क्लिप। Broad guideline that the Pakistan Air Force air defense system is pretty capable of handling high speed, long range vectors, even hypersonic weapons. साले तुमसे हमारे सुपरसोनिक ब्रह्मोस तो सही नहीं गए, हाइपरसोनिक मिसाइल से तुम डिफेंड करोगे। पाकिस्तानी आर्मी ने अपने प्रेस ब्रीफिंग्स में जो कारनामे किए हैं ना, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जहां तक बात रही हमारी S-400 डिफेंस सिस्टम की, तो मोदी जी ने उधमपुर एयरबेस में जाकर उन सब का प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, क्योंकि मोदी जी के पीछे हम लोग साफ देख सकते हैं कि हमारा S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि उधमपुर का बेस भी उन्होंने तबाह कर दिया है, जबकि हमने साफ मोदी जी के वीडियो में देखा है कि वो सारा बेस बिल्कुल सुरक्षित है। और सच्चाई तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स का 20% का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया है। और जहां तक बात रही रफाल जेट्स की, तो हमारे DGMO ने अभी इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन चाहे वो कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन को ही फायदा उठाएगी। तो एक बार जब ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो हमें इसकी भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये तो हो गया पाकिस्तानी आर्मी का फैक्ट चेक। अब आइए सीज फायर पे बात कर लेते हैं। सीज फायर को लेकर मोदी जी, इंडियन गवर्नमेंट, इन सब पे बहुत प्रश्न उठ रहे हैं और सबके लिए ही ये बहुत शॉकिंग था कि वो USA जो 2 दिन पहले तक ये बोल रहा था कि हमें इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में नहीं पड़ना है, वो अचानक से डीएस्केलेट करने के लिए क्यों बोलता है और सीज फायर करने के लिए क्यों बोलता है। और क्या इससे कश्मीर का मुद्दा सच में इंटरनेशनलाइज हो गया है? तो आइए सीज फायर के कंडीशंस को भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारी सरकार के ऊपर ये प्रश्न उठा कि भैया जब पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, तो भी IMF का $1 बिलियन की फंडिंग कैसे मिल गई पाकिस्तान को? और हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसी है कि किसी भी देश ने इसके अगेंस्ट वोट नहीं किया, सिर्फ इंडिया ने अब्सटेन किया वोट में। तो देखिए, सबसे पहले तो IMF की तरफ से $7 बिलियन का फंड ऑलरेडी अप्रूव हो चुका था पाकिस्तान के लिए और उसकी एक किश्त 9 मई को ऑलरेडी मिलने वाली थी पाकिस्तान को। लेकिन पहलगाम हमले के बाद IMF ने डिसाइड किया कि हम लोग इस डिसीजन को रिव्यू करेंगे और 7 तारीख को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। उनके पास बचे हुए थे केवल $15 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व में, और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वॉर और इकोनॉमी को एक साथ संभाल पाए। वो जरूर कटोरा लेके गए होंगे अमेरिका के पास कि भैया हमें पैसे चाहिए। ऑफ कोर्स उन्हें पैसों की जरूरत थी और 7 और 8 तारीख को इंडिया ने जैसा ठोका था उनको, उसके बाद से तो उन्हें पैसों की और जरूरत पड़ गई हो। PAF के पूर्व चीफ साफ साफ रो रहे हैं वहां के टेलीविजन मीडिया पे और कह रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा जो किया है भारत ने, बहुत ज्यादा कर दिया है और जब तक अब अमेरिका या चाइना कोई इंटरवीन नहीं करेगा तब तक हम लोग नहीं बच पाएंगे। इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिस्तीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता,
तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। तो गया होगा पाकिस्तान अमेरिका के पास IMF के फंडिंग की भीख मांगने, $1 बिलियन की भीख मांगने। और अगर न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने कहा था कि पहले सीज फायर करो और उसके बाद हम लोग तुम्हारे IMF के लोन की फंडिंग जो है वो अप्रूव करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है कि पहले पाकिस्तान की तरफ से ही सीज फायर की बात भारत की तरफ की गई थी, और इसका रीजन क्या है वो आप समझ गए होंगे। और जहां तक बात रही, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि किसी और देश ने एब्सटेन क्यों नहीं किया, किसी और देश ने इंडिया का साथ क्यों नहीं दिया, तो इसका भी रीजन आप सुन लीजिए कि IMF में सबके वोट की वैल्यू इक्वल नहीं होती है। USA की वोट की वैल्यू 17% है और UK और फ्रांस की लगभग 4% है। इंडिया के वोट की वैल्यू 2% 2.5% के आसपास है और बाकी सारे देश के वोट्स की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है। इंडिया ने तो एब्सटेन कर दिया ये दिखाने के लिए कि हम विरोध कर रहे हैं इस फंडिंग का, लेकिन बाकी सारे देश एब्सटेन करें, कुछ भी करें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि अमेरिका के वोट के वैल्यू 17% है, वो मान गया है तो जो वो बोलेगा वही होगा। और क्योंकि US और पाकिस्तान की बैक चैनल में ये डील भी हो चुकी थी तो ऑफ कोर्स ये फंडिंग उनको मिलनी ही थी। तो जैसा कि हमारे MEA के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया था कि 10 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के DGMO ऑफिस में कॉल गया और फिर 3:30 बजे के आसपास दोनों के DGMO में बातचीत हुई और फिर दोनों सीज फायर के लिए एग्री कर गए और फिर 5 बजे यहाँ पे सीज फायर अनाउंस कर दिया गया। और हमारे DGMO के भी सीज फायर को मानने के पीछे कोई कारण है, क्योंकि हमने उनके ऑलरेडी 20% मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिया है और हमने जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाने का जो टारगेट दिया था वो भी अचीव कर दिया था। ऑफ कोर्स हम वॉर नहीं चाहते थे, ये हम लोग पहली प्रेस ब्रीफिंग से बोल रहे हैं कि वी डोंट वांट वॉर बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन, हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अगर वॉर में जाएंगे तो हम लोग पीछे हो जाएंगे, वी डोंट वांट वॉर। हमारा टारगेट था कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करें, उसके साथ हमें बोनस मिल गया कि हमने पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। तो जाहिर सी बात है जब सामने से सीज फायर की रिक्वेस्ट आई तो हम मान गए। और जहां तक बात रही कि PM मोदी और ट्रंप में क्या बात हुई होगी, तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जहां पे पाकिस्तान को IMF का लोन मिला है वहीं इंडिया को एक बहुत ही अच्छी ट्रेड डील मिलेगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी ने ट्रेड डील के लालच में आके ये सीज फायर कर लिया है? तो जहां तक मैं चीजों को एनालाइज कर पा रहा हूँ ये चीज मुझे सही नहीं लग रही, क्योंकि मोदी जी ने जो भी फैसला लिया होगा वो सारे DGMOs के साथ मिलकर और सारे आर्मी चीफ्स के साथ मिलकर ही लिया होगा। और अगर आर्मी ऐसा कहती कि हमें अभी अंदर और घुसना है, उन्हें और ठोकना है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी मना करते। वहीं भारत का सीज फायर को मानने का एक और रीजन जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है वो ये है कि शायद हमने उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज किया है। इंडियन आर्मी ने तो हालांकि इस चीज को डिनाई कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से रेडियो एक्टिव लीकेज की खबर सामने आ रही है और फिर USA का रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन वाला एक प्लेन भी हमें देखने को मिलता है और फिर इजिप्ट से भी एक प्लेन आता है, ये सब कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं कि उनका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। और इजिप्ट से प्लेन आना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये समझिए कि इजिप्ट में नील नदी बहती है और नील नदी के आसपास बोरोन का बहुत बड़ा भंडार है और बोरोन जो है वो रेडियो एक्टिविटी को दबाने के काम आती है। तो अगर इजिप्ट से एक प्लेन आ रहा है और वो भी तब जब सीज फायर तुरंत हुआ है और पाकिस्तान का एयर स्पेस ऑलमोस्ट बंद है, लेकिन फिर भी US की तरफ से एक ऐसे प्लेन का आना जो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करता है और इजिप्ट से प्लेन आना, ये कहीं ना कहीं ये चीज बता तो जरूर रहा है कि कुछ ना कुछ न्यूक्लियर एक्टिविटी वहां पे हुई है। इनफैक्ट टॉम कूपर भी ये कहते हैं कि हमने उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर डैमेज किया होगा। Video clearly showing hits on entrances, on both entrances to this nuclear storage site, which means this has been geo confirmed, which means India has hit these entrances. So now, of course, Pakistanis, the few I've talked with, they say no, this has hit entirely, and so on and so on. But I have a strong feeling, if you want, that India is not shooting, wildly missiles around the place where there are nuclear weapons stored. और जब मोदी जी भी अब ये कहते हैं कि हम उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरने वाले हैं, तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इस बात की ओर ही इशारा करता है कि उनका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और वो अभी इस हालत में नहीं है कि अपने न्यूक्लियर डिटरेंट्स का यूज़ कर पाएं। इसीलिए हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम आगे उनके न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरेंगे। लेकिन क्या इस सीज फायर का मतलब ये हो गया कि कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो गया है? देखिए, ट्रंप ने बोला है कि उसने मीडिएशन करी है और उसने वॉर रोकी है। अब इसके पीछे का टैक्टिक समझिए, उसको नोबेल पीस प्राइज जीतना है और अगर वो ये दिखाएगा कि उसने दोनों देशों को रोका, दोनों देशों के बीच में मीडिएशन कराई, एक न्यूक्लियर वॉर होने से रोका, तो ऑफकोर्स उसके चांसेस बढ़ेंगे कि वो नोबेल पीस प्राइज जीत पाए। तो वो अपनी PR करने में लगा है। हम क्यों उसके PR में फंस रहे हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मेरी एनालिसिस ये कहती है कि सीज फायर का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर था, न कि इंडिया के ऊपर।
हमने अपनी 1% फायर पावर भी यूज नहीं करी और उनके एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिया। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हम लोग वॉर सस्टेन कर सकते थे, वो लोग वॉर नहीं सस्टेन कर सकते थे। तो जब हमारे पास वॉर रोकने का और सीज फायर करने का कोई प्रेशर वैसा था नहीं, तो हमने क्यों रोका? क्या सच में हमारी ऐसी कंडीशन है कि हम ट्रम्प के प्रेशर में आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता। और हमने तो दुनिया को ये संदेश भी दे दिया है कि दिस सीज फायर इज जस्ट अ पॉज, इट्स नॉट अ परमानेंट सीज फायर। और अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी गलत हरकत होती है तो हम लोग दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी किस बात से खुश है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। IMF से भीख मांगने वो गए, अमेरिका के पास अपनी तशरीफ बचाने की रिक्वेस्ट लेने के लिए वो गए, इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी सस्पेंशन में है, कश्मीर अभी भी भारत का है। हमने ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ POK पे और टेररिज्म पे, कश्मीर का मुद्दा अभी भी इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ है। तो मेरे अनुसार अभी उदास होने वाली वैसी बात नहीं है जैसे लोग इंडिया के रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल बोल रहे हैं कि हम अंडर प्रेशर सकम हो गए, हम लोग प्रेशर के आगे दब गए, झुक गए। ऐसा कुछ मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। और अभी पिछले 2 दिनों में काफी ज्यादा क्लैरिटी भी मिल गई है चीजों को लेके, और कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अभी भी हमें नहीं पता, और वो भी मुझे लगता है कि समय के साथ और चीजें इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएंगी तो और भी चीजों की क्लैरिटी हमें मिलेगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एक और वीडियो लाके मैं ये सारी चीजें भी आपको समझा दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल हाइपर हंट को जरूर सब्सक्राइब करें।